नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आगरा से खबर सामने आई है, जहां पर स्टील व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर जीएसटी टीम ने छापेमारी की। साथ ही इस छापेमारी की सूचना मिलते ही व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। और यहां आपको बता दें कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने जीएसटी टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया है कि जीएसटी टीम के सदस्यों ने स्टील व्यवसायी से रुपए की मांग की और जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर ने दुकानदार पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि थाना सदर पर पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर ने तहरीर दी और साथ ही जीएसटी टीम ने दुकानदार समेत 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया है। जो शमशाबाद रोड पर स्थित है, उसके विषय में कुछ सूचनाएं ऐसी थी कि ये नंबर 2 में गाड़ी का माल स्टील उठाते हैं। दूसरा, ये व्यापारी टैक्स बहुत कम दे रहा है और तमाम ऐसे इनपुट थे जो मैं आपको इस समय नहीं बता सकता हूँ। उसकी वजह से हम लोग इनके जांच करने गए। जांच करते समय हमने करीब करोड़ों रुपए का कच्चा पर्चा कागज जिसे होता है, जो इनके लेखों में दर्ज नहीं था, वो इकट्ठा किया। इसी बीच इसने अपने लड़के के लड़के को बुलाया और उसको कागज सब उठा करके दे दिया। वो भाग गया। वो भागने जब तैयार हुआ तो हमने अपने सिपाही साथ में जो हमारे कांस्टेबल गए थे उनको हमने कहा कि आप पकड़िए दौड़ के। सारे लोग दौड़ के पकड़ने के लिए गए। सिपाही हमारा घायल है और पूरा पैंट शर्ट फट गया है, हाथ में चोट लगी है। और इसी बीच इनके दूसरे लड़के ने हमारे एक अधिकारी विजय कुमार असिस्टेंट कमिश्नर को दीवार में धक्का दिया। उनके सिर में चोट आई है। अभी इनका मेडिकल कराने भी मैं जा रहा हूँ। व्यापारी इतने में व्यापारियों को भी बुला लिया और सारे व्यापारी एकत्र हो गए। वहां पे व्यापारियों ने गाली गलौज की। पूरा एक इतना बड़ा पत्थर उठा करके हमको मारने के लिए दौड़े। मैंने एक शब्द भी किसी को अपशब्द नहीं कहा है। हाँ, पुलिस को कंट्रोल रूम में हमने बताया, कंट्रोल रूम से पुलिस पहुंची। उसके बाद वो दोनों लड़के, वो कागज फेंक दिया था सब जो उठा के ले गया था, लेकिन उसको पकड़ के थाने ले आए। और हमको सूचना मिली कि डिप्टी कमिश्नर तिवारी जी के नेतृत्व में एक एसआईबी की टीम, जिसमें 4-5 अधिकारी और कुछ पुलिस वाले थे, वो रामा स्टील पर सर्च करने आए। व्यापारी ने उनको बड़े सम्मान से बिठाया और सम्मान से बिठाने के बाद उनका सहयोग करते हुए नमस्कार और पानी ठंडे की पूछा। उसके बाद आते ही, जैसा कि हमेशा से ये सुनने में आता है कि अधिकारी आते ही छीना झपटी शुरू कर देते हैं, जैसा कि बताया गया व्यापारी के द्वारा कि आते ही उन्होंने मोबाइल हाथ में ले लिए और सीसी कैमरे बंद कराने के लिए बोल दिया। और उसके बाद उन्होंने जो है बदतमीजी शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी और ऐसा जैसा कि बताया जा रहा है कुछ पैसे की भी बातचीत शुरू कर दी। जब हम लोगों के पास इस प्रकार की सूचना गई तो हमारी टीम लोहा मंडी से राजपुर चुंगी के लिए चली। एक हमारे पदाधिकारी नरेंद्र मंगल जो सेवला पर निवास करते हैं, वहीं उनका प्रतिष्ठान है, वो भी वहां से आए। जब हम लोग यहाँ आए, हमने तिवारी जी से कहा बताइए जी क्या मामला है। तिवारी जी से हम बात ही कर रहे थे, इसी बीच उनके अधिकारी और तिवारी जी बोले कि ये जो सामने व्यापारी हैं, ये बहुत गुंडे हैं, बदमाश हैं, इसको पकड़ के लाओ सबसे पहले। खबर अब औरैया से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त खड़े ट्रक में डीसीएम टकरा गई है। इसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और आपको बताते चलें कि हाईवे एम्बुलेंस द्वारा उन्हें संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बताया ये भी जा रहा है कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर अब एटा से है, जहां अनुपुर शर्मा के बयान के बाद बिगड़े हुए माहौल के बाद अब डीआईजी अलीगढ़ रेंज में एटा का दौरा है। यहां आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की गई और इस दौरे के दौरान जनपद के सुभ्रांत नागरिकों और धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक भी की गई है। इस दौरान उपस्थित जनसमूह से सोशल मीडिया पर और संप्रदाय विशेष को उनको लेकर गलत टिप्पणी न करने की सलाह दी गई। साथ ये भी कहा गया कि अगर किसी तरह की टिप्पणी होती है तो उससे बचा जा सके।
जो हमारा सी प्लान है, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक जगह, प्रत्येक थाने में सी प्लान के तहत हमारा जो कम्युनिकेशन का प्लान है, उसमें जो पब्लिक के लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे हमारी जो फोर्स मल्टीप्लायर है वो हमारी 10 गुना हो गई है, और कहीं भी छोटी छोटी घटना भी कोई करते हैं तो उस पर हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसी का नतीजा है कि पिछले सप्ताह जब आप ही लोगों में से लोगों ने हम लोगों को और कप्तान साहब को तुरंत आप लोगों ने एक व्हाट्सएप किया, कप्तान साहब ने तुरंत कार्रवाई की और किसी भी अफवाह से यहाँ पर बचाया गया। तो हमें पूर्ण विश्वास है जिस तरह से लोगों के साथ हम लोगों का जन संवाद स्थापित है, और प्रत्येक थाना वाइज जो कम्युनिकेशन ऐप एसपी साहब ने जो बनाया है, उस कम्युनिकेशन ऐप के सहारे हम लोग एक दूसरे के टच में हैं, और सोशल मीडिया सेल जो हमारी है और एसपी साहब की, सब लोग हम लोग नज़र रख रहे हैं। आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि सरकार की पॉलिसी इसमें क्लियर है, और हमारी पूरी जो सोच है पूरी तरह से स्पष्ट है, पारदर्शी है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब का हो, उसके द्वारा यदि किसी प्रकार का उन्माद फैलाने का प्रयास किया जाएगा तो आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं के अंतर्गत उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल के गड्ढे में गिरे मासूम को 104 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल लिया गया है। यहाँ आपको बता दें कि मासूम राहुल 80 फीट की गहराई वाले इस गड्ढे में गिरा और करीब 60 से 65 फीट के बीच में जाकर फंस गया। बच्चे को निकालने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन समेत स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग समेत कुल 500 की टीम लगी हुई थी। आपको बता दें कि इस दौरान बोर के समानांतर पहले गड्ढा खोदा गया था और उसके बाद 20 फीट सुरंग बनाकर राहुल का रेस्क्यू किया गया। पत्थर की वजह से सुरंग बनाने में रेस्क्यू टीम को भारी मशक्कत करनी पड़ी, और इसी बीच बिलासपुर से छोटी ड्रिल मशीन मंगवाकर एक टनल बनाया गया और राहुल को बोरवेल से निकालने के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बिलासपुर अपोलो अस्पताल में भेज दिया गया है। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो कि करीब 104 घंटे से अधिक समय तक चला है। ताजा तस्वीरें भी हम आपको वहां से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी टीम मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि ये कैमरे के थ्रू दिखाया जा रहा है कि राहुल किस तरीके से गड्ढे के अंदर फंसा हुआ था। वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, और इसी बीच जो तमाम रेस्क्यू टीम है राहुल को बचाने के लिए लगातार सुरंग बनाने का प्रयास कर रही थी। हालांकि बड़ी चट्टानों और पत्थरों की वजह से टीम को सुरंग बनाने में काफी समस्या हुई, और इसी बीच गुजरात से भी रोबोट बुलाया गया है, और इसी के दौरान गुजरात से जो रोबोट की सहायता मंगाई गई थी उसकी वजह से भी काफी मदद मिली इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने के लिए। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बोरवेल के लिए 80 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा गया था, जहां खेलते वक्त राहुल गिर गया और करीब 60 से 65 फीट के बीच में राहुल फंस गया था, और करीब 104 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। दिन रात यहाँ पर जो प्रशासन है मौजूद रहा, लगातार कोशिश की जाती रही कि राहुल को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और इसी बीच सीएम भूपेश बघेल भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां मौजूद सभी अधिकारियों का और जनता का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। उन्होंने राहुल के माता पिता से भी बात की और पूरा आश्वासन दिलाया, और पूरा आश्वस्त उन्हें किया कि हर तरह से कोशिश की जाएगी, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, लेकिन राहुल को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा। और यही निर्देश अधिकारियों को और जो भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद थी उन्हें भी दिए गए कि किसी भी तरह से बस राहुल को इस परेशानी से बाहर निकालना है, उस गड्ढे से बाहर निकालना है। और आखिरकार एक मां की ममता और लोगों की दुआएं काम आई और राहुल को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि इतने दिन तक गड्ढे में फंसे रहने की वजह से और हाथ पांव ना हिलाने की वजह से राहुल इस वक्त उसकी हालत थोड़ी गंभीर है, और इसीलिए अपोलो अस्पताल में राहुल को भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका स्वास्थ्य चेकअप किया जाएगा और क्या कुछ समस्या है वो समाधान किया जाएगा उसका, और डॉक्टर की निगरानी में राहुल को रखा जाएगा। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लगातार डॉक्टर की एक टीम भी वहां बनी हुई थी और राहुल के स्वास्थ्य की लगातार जानकारी ली जा रही थी, और उसे खाने की चीजें भी देने की कोशिश यहाँ पर लगातार की गई। पर अब राहुल जब क्योंकि बाहर आ चुका है और इतना लंबा समय एक छोटे से महज 10 साल के बच्चे ने एक गड्ढे के अंदर फंसे हुए बिताया है, तो उसके बाद से अब राहुल के शरीर में क्या कुछ समस्या है या उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी जांच के लिए तमाम टेस्ट किए जाएंगे। अस्पताल राहुल को ले जाया जा चुका है, जहां पर
डॉक्टर्स की निगरानी में राहुल के टेस्ट हो रहे हैं। राहुल की हरकत, जिस तरह से बॉडी मूवमेंट्स राहुल की हो रही हैं, उस पर नजर रखी जा रही है। और इसे आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक का माना जा रहा है, जहां करीब 104 घंटे और इतने सारी टीम राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगी हुई थी। यहाँ आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बातचीत भी की। यहाँ तमाम मौजूद जो लोग थे उनसे बातचीत की गई और राहुल के माता पिता को ढांढस भी उन्होंने बंधाया है। और आखिरकार एक मां की ममता रंग लाई और 104 घंटे बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। राहुल को बाहर निकाल लिया गया है। और इसी खबर पर लाइव पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। उन्हीं से जानेंगे कि इस वक्त क्या कुछ माहौल है वहां पर। पप्पू यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल को कब बाहर निकाला गया और उसके बाद क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिली, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला है? जी पल्लव जी, हम आपको बता देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये जो पहली घटना है जहां पर एक 10 साल का मासूम लड़का राहुल जो साहू है, जो ग्राम पंचायत पिरहित के बोरवेल में लगभग 5 दिन और 5 रातों से फंसा था, जिसे कल रात्रि मंगलवार को 11:56 पर जो रेस्क्यू की टीम है वहां पर जिला प्रशासन की टीम है सकुशल उसे बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद उसे मेडिकल की टीम ने बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल इलाज के लिए रेफर कर दी गई। इस रेफर के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि बिरहित से बिलासपुर की जो दूरी है सड़क है उन पर ग्रीन लेवल का बोर्ड लगा दिया जाए, जहां पर किसी प्रकार की कोई बाध्य न आ जाए, और सड़कें को पूरा सुनसान छोड़ दिया गया था। साथ ही साथ जिस प्रकार से राहुल की जो प्रतिक्रिया है उस पर जो छत्तीसगढ़ के जो सरकार के ऊपर जो आम जनता की राय है वो काफी उत्साहवर्धक देखने को मिला। राहुल जिस प्रकार से बाहर आया, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो पप्पू यादव, राहुल की हालत की बात करेंगे। राहुल का स्वास्थ्य इस वक्त कैसा है? जैसे कि आपने कहा रात को उसे बाहर निकाल लिया गया था, तो अब तक वो डॉक्टर की निगरानी में है, अस्पताल में है या घर वापस लौट आया है, इस पर क्या अपडेट है? जी, राहुल के अगर स्वास्थ्य की बात करें तो उनको तो अभी 12 हाल के लिए अपोलो हॉस्पिटल इलाज के लिए रेफर कर वहां इलाज जारी है। लेकिन वही डॉक्टरों से हमारी बात लगातार तो उनके द्वारा बताया जा रहा है वो अभी खतरे से बाहर है, जो नॉर्मल स्थिति रहती है वहीं, लेकिन कहीं कहीं पर उनके चोटें आई है, वहां पर क्या अभी इलाज जारी है। जी, तो पप्पू, क्या कोई गंभीर चोट भी राहुल को आई है इस दौरान? क्योंकि इतने लंबे समय तक एक जगह पर फंसे रहना, यहाँ मूवमेंट भी राहुल नहीं कर पा रहा था, तो उसके हाथ पैरों पर जो है क्या कुछ चोट के निशान या कोई गंभीर चोट? जी, इस प्रकार से किसी प्रकार की गंभीर चोट की भी बातें सामने नहीं, परंतु लगातार 5 दिनों से जो पानी के अंदर रहने से राहुल को कहीं कहीं इन्फेक्शन की जो दिखाई दे रहा है, उन पर इलाज वहां पर अभी जारी है। तो राहुल की माता पिता का क्या इस वक्त कहना है? क्या वो मौजूद हैं इस वक्त अस्पताल में या अभी सिर्फ राहुल वहां पर है? जी, राहुल के जो माता पिता है वो भी अस्पताल में उपस्थित है और साथ ही साथ उनके परिजन भी वहां पर है। लेकिन उनका भी ये कहना है वो लगातार जो राहुल के माता पिता है, वह छत्तीसगढ़ की जो जनता है लगातार जो रेस्क्यू टीम है और जिला प्रशासन की टीम है उनको काफी धन्यवाद देते हैं, साथ ही साथ बधाई देते हैं। जो 5 दिन का जो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन था वो कामयाब हो चुका, और सारे जो रेस्क्यू की टीम है और पूरे जनता है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी धन्यवाद दे रहे हैं, जो लगातार उन पर नजर बनाए हुए थे और इनको हौसले बुलंद कर रहे थे लगातार। जी पप्पू यादव, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि आखिरकार राहुल को बाहर निकाल दिया गया एक कड़ी मुशक्कत के बाद और एक लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बाद, और फिलहाल राहुल अस्पताल में है। हालांकि उसकी हालत इस वक्त बेहतर है, हालत नॉर्मल है, कोई गंभीर चोट नहीं है, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स ने राहुल को ऑब्जर्वेशन में रखा है। बहरहाल अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से खबर सामने आई है, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान एएसपी साद मियां खान के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस फोर्स और आरएएफ फोर्स के साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी की है। आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई चौराहों तक और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया गया। और यहाँ आपको बता दें कि इस मौके पर सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो पाए, और साथ ही आम जनता को सुरक्षा का भरोसा भी इस दौरान दिलाया गया है।
और रायबरेली जनपद से खबर है, जहां दबंगों द्वारा भीड़ का इंसाफ जारी है। मामला डी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक दलित युवक अर्जुन पासी निवासी बिनव्वा थाना डी को साइकिल और मोबाइल चोरी के आरोप में लगभग 4 घंटे तक पेड़ से बांधकर दबंगों ने जमकर पीटा। यहां बेखौफ दबंगों ने चोरी के आरोप की सूचना पुलिस को न देकर खुद कानून हाथ में लिया है और जिस तरह से दलित युवक की पिटाई की गई, उससे कहीं ना कहीं जिले की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर एक शख्स को इतने घंटों तक लगातार पीटते रहे ये लोग और पुलिस को पता भी नहीं चला और अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां पुलिस लाइन की परिवहन शाखा में नियुक्त चालक रविंद्र सिंह की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी और इसी के बाद जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। इसको लेकर अब पूरे पुलिस लाइन में शोक की लहर है। साथ ही आपको बता दें, फिलहाल पोस्टमार्टम जारी है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रविंद्र कुमार 58 ईयर 58 साल के थे, जो क्यूआरटी टीम में पुलिस लाइन में जो क्यूआरटी टीम होती है उसमें तैनाती थी उनकी। सडनली वो अनकॉन्शियस हुए और हाई ग्रेड फीवर आया था, जिसको मैंने एग्जामिन किया। एग्जामिन करने बाद भर्ती किया। भर्ती करने बहुत सीरियस जिसको ट्रीटमेंट किया जा रहा था। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद से उनकी बॉडी मर्चुरी में रखवा दी गई पोस्टमार्टम के लिए। और इस बीच सीएचसी परिसर में लाखों की कीमत की दवाइयां जलाई गई हैं। यहाँ आपको बता दें कि एक्सपायरी और अनएक्सपायरी दवाइयों के जलाने का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें सीएचसी प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। दरअसल सलोन सीएचसी परिसर में जलाई गई दवाइयां जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल प्रशासन द्वारा नहीं दी जाती। बताते चलें कि अस्पताल की दवाइयां बाहर की कमीशन के चलते नहीं दी जाती हैं और जब ये दवाइयों का थोक बिल्कुल तैयार हो जाता है या दवाइयां जरूरत से ज्यादा हो जाती तो उन्हें जला दिया जाता है। और इसका सबूत साफ देखा जा सकता है इस वीडियो के जरिए, जहां पर ये तमाम दवाइयां जला दी गई हैं, जिसमें एक्सपायरी और अनएक्सपायरी डेट की दवाइयां भी मौजूद हैं। और इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन पर मिशन शक्ति अभियान के तहत हक की बात कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने सुनी है पीड़ित महिलाओं की फरियाद। तो वहीं महिलाओं से जुड़े मामलों पर इस दौरान चर्चा भी की गई और कई पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का निदान किया गया है। बताते चलें कि जिलाधिकारी ने कहा है कि महिलाओं पर घरेलू हिंसा के मामले सबसे ज्यादा आए, जो समाज के लिए एक चिंता का विषय भी है। तो वहीं शहर के अस्पताल चौराहों पर स्थित 181 कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मिशन शक्ति के अंतर्गत ये एक हम लोगों ने प्लान बनाया था कि सीधा संवाद महिलाओं के साथ उनकी शिकायतें और उनके मुद्दों पर यहाँ वन स्टॉप सेंटर के पर आकर हम लोग ने किया है। वन स्टॉप सेंटर आप लोग जानते होंगे कि ऐसी जगह जहाँ पे महिलाओं को या अपराध पीड़ितों को हर तरह की सुविधाएं एक ही जगह पर मुहैया कराई जाती हैं। इसके पहले वो लोग डॉक्टरी जांच हो या पुलिस में कोर्ट में बयान देना हो, पुलिस कार्रवाई हो रहा हो, हर जगह समन्वय करने में कठिनाई होती थी और पीड़ित हमेशा परेशान हो जाते थे। तो इसके चलते शासन ने ये व्यवस्था कराई है। यहीं पर हम लोग बैठे हैं। एसओ महिला थाना है हमारे साथ, जीएम डीआईसी है, सिटी मजिस्ट्रेट भी थोड़ी देर के बाद आएंगी, अभी कहीं और है और हम लोग ने भी कुछ समय यहाँ पे बिताया। तो मेरे रहते यहाँ पे 6 शिकायतें अभी तक आई हैं और इसमें काफ़ी शिकायतें घरेलू हिंसा से संबंधित है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट लग रहा है कि आज के युग में भी ये एक वास्तविकता आज भी चली आ रही है। तो उसमें पुलिस के माध्यम से। और अब खबर मथुरा से है, जहां जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय मथुरा ब्रिज यातायात और पर्यावरण जन जागरूकता समिति के द्वारा विश्व रक्तदान पर लाइफ केयर चैरिटेबल ब्लड बैंक मथुरा पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर रक्तदान शिविर का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और न्यायाधीश सुश्री सोनिका वर्मा ने फीता काट कर किया है। रक्तदान शिविर में सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता से करीब 62 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर लाइफ केयर ब्लड बैंक और हमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय मथुरा के द्वारा संयुक्त रूप से मुहिम चलाई गई, जिसके अंतर्गत आज एक दान का
रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। एक दिन में जो लोग आज आए हैं, मैं अपनी टीम की तरफ से और जिला विधिक सेवा पदाधिकारी की तरफ से उनका स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जिंदगी अनमोल है, इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी के अंतर्गत लगातार हमारी टीम 10 साल से मुहिम चलाई हुई है। आज हमारी जो टीम आज इस मुकाम पर पहुंची है, हम लोगों ने पिछले 10 सालों में 5000 लोगों को ब्लड से रक्तवीर की मदद के साथ में हम लोगों ने समय समय पर सहयोग। आज विश्व रक्तदान दिवस है और इसके अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और इस दिन को मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है ये होता है कि हम लोगों को प्रोत्साहित करें और इस दिन की महत्व के बारे में बताएं। क्योंकि जनरली लोगों में एक ये डर रहता है कि उन लोगों को ये रहता है कि अगर हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि हमारे शरीर में कमजोरी आ जाए या कई तरीके की बीमारियां हम लोगों को हो जाए। लेकिन कहा जाता है कि रक्तदान एक महादान है, इसलिए हमें हर व्यक्ति को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि हर व्यक्ति रक्तदान दे। क्योंकि किसी एक व्यक्ति का जो रक्त है वो हजारों व्यक्ति को जीवन दान दे सकता है। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि आजकल कई सारे ऐसे मामले जैसे कोरोना महामारी जो है वो फैली और कई बार इस तरीके की परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जहां एक व्यक्ति को ब्लड नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति डोनेट करता है तो वाकई में कहा जाता है कि वो एक ईश्वर का रूप होता है। इसलिए मैं सब लोगों से यही आज के इस दिन पर अनुरोध करूंगी कि हर व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए और कहीं ना कहीं एक जीवन को बचाने में हमें उसमें। और लखीमपुर खीरी में फूलबेहड़ी थाना क्षेत्र के आदेश नगर में बदमाशों द्वारा दिन दहाड़े व्यापारी पर जानलेवा हमला हुआ है। यहां पर विनोद ट्रेडर्स के मालिक रामजी गुप्ता को बदमाशों ने पीटा और गंभीर हालत में लखीमपुर जिला अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया गया है। अब आपको बताते चलें कि इसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज में हुआ है, जहां पर यह फुटेज अब वायरल वीडियो बन चुका है और साफ इसमें बदमाश दिख रहे हैं जो कि बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं और सीसीटीवी के जरिए इस घटना का खुलासा हुआ है। फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वाराणसी के परिक्षेत्र सत्यनारायण द्वारा नंदगंज थाना का निरीक्षण किया गया, जिसमें निरीक्षण के दौरान सीसीटीएनएस महिला हेल्प डेस्क कार्यालय समेत निरीक्षण किया गया है। इसी के बाद पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अपराध से संबंधित रजिस्टरों का निरीक्षण किया गया और अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी ली गई। इसके बाद मालखाने का निरीक्षण किया गया है। साथ ही मालों के निरीक्षण को लेकर और जो समस्याएं वहां पर लोगों की सुनी उसके निस्तारण की स्थिति की भी जानकारी ली गई। और अब खबर है जौनपुर से, जहां श्री कृष्ण नगर रेलवे स्टेशन बदलापुर से विधायक ने हरी झंडी दिखाकर शटल ट्रेन को रवाना कर दिया है। आपको बता दें कि फूलों और ढोल बाजों के साथ कार्यकर्ताओं और यात्रियों ने उनका स्वागत भी किया, जिसके बाद इस सफर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बड़ी खुशी है क्योंकि हम यहाँ से, हमारा घर 20 किलोमीटर दूर पड़ता, हम जौनपुर सिटी 40 किलोमीटर ट्रेन पकड़ने जाते थे। इसके अलावा हमारा समय भी लेट हो जाता था। हम स्टूडेंट है, हमें आने जाने में बहुत ही समस्या होती थी, जिस कारण जो है बहुत ही समस्याओं का सामना करते हुए हम पढ़ाई को करते थे। आने जाने में यात्रा सुगम नहीं होती थी, वो अच्छा नहीं लगता था। अब जाके हमारे माननीय विधायक जी रमेश चंद्र मिश्रा द्वारा हम इनको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमारे शटल ट्रेन का ठहराव करके आज पहले दिन बिका है। लगभग 10,000 के ऊपर के राजस्व की आमदनी आज रेल विभाग को आज हुई है। तो आज ये पहले दिन में इतनी बड़ी सफलता और जनता का जो यहाँ पर भाव था, मैं समझता हूँ हजारों की संख्या में यहाँ बदलापुर और अगल बगल के विधानसभाओं की भी जनता यहाँ पर इस खुशी में आई हुई थी कि हमारी जो बहुत बड़ी मांग थी श्री कृष्णा नगर रेलवे स्टेशन पे शटल ट्रेन रुक जाए, उस ट्रेन की खुशी में आज यहाँ भारी संख्या में लोग आए थे। और मैं समझता हूँ कि मेरी इस विधानसभा के लिए अगर मैंने बहुत सारे पुल बनवाए, बहुत सारे सड़क बनवाए, उसमें अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी उपलब्धियों में कौन सा काम है, तो सबसे बड़ी उपलब्धियों में जिस तरीके से जनता की इच्छा में देख रहा हूँ, उस उपलब्धि में एक सबसे बड़ा काम आज शुमार हो गया, वह जो है शटल ट्रेन का श्री कृष्णा नगर रेलवे स्टेशन पर रुकना। आज पहले दिन बिका है। और अब रुक करेंगे अगली खबर का।
रामनगरी अयोध्या से खबर सामने आई है, जहां प्रदेश के श्रम और सेवायोजन राज्य मंत्री राज ठाकुर रघुराज सिंह ने मुस्लिम देश कुवैत में प्रदर्शन किए जाने को लेकर बातचीत कही। उन्होंने कहा है कि उनके देश में कानून है, वहां पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए वहां के मुस्लिम लोगों को तत्काल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हमारे देश में अगर हम आंदोलन करेंगे या फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, इसलिए रोजगार समाप्ति की ओर चला जाता है। तो वहीं प्रयागराज में आफरीन फातिमा का घर तोड़े जाने पर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा है कि ओवैसी इस्लाम का विरोधी है। इस्लाम को जिस तरह से पेश करता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक मुसलमानों में और किसी पंथ का दिल नहीं दुखाते। इसीलिए एक दिन ऐसा आएगा कि ओवैसी जेल में होंगे। जाओगे, मैं ही उनके देश में जाऊं तो उनके कानून को फॉलो करना पड़ेगा। वहां पर आंदोलन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर क्या है, हम आंदोलन करेंगे और फैक्ट्री को बंद कर देंगे, इसलिए रोजगार समाप्ति की ओर चला जाता है। आप जापान जाइए, जापान छोटा सा देश है और जापान ने तरक्की क्यों की? वहाँ पर क्या है, जब हड़ताल करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, फैक्ट्री में हम ताला डाल देते हैं। जब फैक्ट्री में ताला, जहाँ से हमको धन अर्जन होना चाहिए उसमें हम ताला डाल देंगे तो धन कैसे अर्जन होगा? तो इसलिए हमको सोच बदलनी पड़ेगी, क्रियाशील सोच बनानी पड़ेगी और सबके लाभ में हमारा लाभ है। केवल हम अपना ही हित सोचेंगे तो लाभ नहीं होगा। वहाँ कुवैत का कानून है कि वहाँ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, उन्होंने तत्काल निकाल दिया, ठीक है। उनके कानून के विषय में हमको कुछ नहीं कहना। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरए न्यूज।